हेलो स्टूडेंट्स, आज डाउट क्लियरेंस क्लास का लेक्चर नंबर 6 है। और बेटा जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं उसमें से ये है, जो प्रायोरिटी दी है कि सर न्यूक्लियोसोम मॉडल को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर क्रोमैटिन क्या होता है, और एक क्वेश्चन और आया है कि डीएनए पर पॉजिटिव चार्ज होता है या निगेटिव चार्ज होता है। तो बेटा इन तीनों क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, एक बात और बता दूं, एक बच्चे ने ये पूछा मुझसे कि सर इस बार नीट 2020 में क्या न्यूक्लियोसोम मॉडल से कोई क्वेश्चन आएगा। तो बेटा मैं बता दूं कि ये तो कोई गारंटी नहीं है कि कौन क्वेश्चन आएगा और कौन क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक बात बता दूं अच्छे से, और इसको आप अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए कि चाहे न्यूक्लियोसोम मॉडल हो, चाहे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हो, चाहे बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक हो, हमें सब कवर करने हैं। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को डिकोड करना है, अच्छे से समझना है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि बायोलॉजी का कोर्स भी पूरा हो चुका था, रिवीजन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी, और क्विक रिवीजन स्टार्ट करना था कि कोरोना जैसे संकट से हम लोग खेल गए। इसके चलते जो लॉकडाउन मिला है, तो ये सबसे फ़ायदा आपको मिलेगा कि आपको घर ही पर रहना है, अच्छे से स्टडी करना है। और प्लस पॉइंट ये है कि इस दौरान हमने आपके साथ डाउट क्लियरेंस क्लास शुरू कर रखी है, जिससे कोई भी प्रकार का डाउट होता है बायोलॉजी में आप हमसे पूछते रहिए और इनके जवाब हमसे लेते रहिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और इस बार नीट 2020 में ही आपका सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट बेटा। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछे हैं आपने न्यूक्लियोसोम मॉडल, तो इसके पहले एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ बेटा, कि जब मैं क्लास में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा रहा था, तो एक बात मैंने आपको बताई थी। मैंने बताया था कि जो डीएनए होता है, डीएनए डबल हेलिकल, जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल हेलिक्स मॉलिक्यूल होता है, जिसके एक हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और अगर इसको हम नैनोमीटर में देखें तो 3.4 नैनोमीटर होती है। मैंने एक बात और बताई थी कि एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर पाए जाते हैं, 10 जोड़े न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और ये नैनोमीटर में 0.34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक चीज़ और, जो ये बात है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इसके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी बेस पेयर होते हैं बेटा, अगर इनको हम 3.4 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट डिस्टेंस ऑफ डीएनए। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि टिपिकल मैमेलियन सेल हैज 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। एक प्रारूपिक स्तनधारी कोशिका में 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। 10 वी कैन से डीएनए सो लॉन्ग, डीएनए बहुत बड़ा होता है। और जो ये कैलकुलेशन बताया, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डीएनए 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। अगर इसको हम फिट में कन्वर्ट करें तो लगभग तकरीबन 7 या 7.5 फिट का आता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो इतना बड़ा डीएनए है, इसको सिंगल सेल के अंदर कैसे रखा जाए, सिंगल सेल में इसको कैसे मैनेज किया जाए, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए जब बताया था। कोई बात नहीं बेटा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए को मैं फिर से समझाता हूँ। पैकेजिंग ऑफ डीएनए को समझने के लिए हम एक काम करते हैं। ये एक इमेज है, जो कार्टून है, ये आप देखिए एक बार, और इसको एक बार देखने के बाद समझने की कोशिश करिए कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है, जिससे आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आएगा। हाँ तो बेटा ये देखा इमेज। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सर न्यूक्लियोसोम मॉडल हमने पूछा था, सर आपको पतंग दिखा रहे हैं। बेटा पतंग का दिखाने का मतलब मेरा कुछ ऐसा नहीं है, मुझे न्यूक्लियोसोम मॉडल को ही समझाना है आपको। जैसे कि देखिए पतंग उड़ा रहे हैं, आपने बचपन में कभी पतंग उड़ाई है, या अभी कभी हाल में पतंग उड़ाई है? नहीं उड़ाई होगी, कोई बात नहीं, देखा तो जरूर होगा किसी न किसी को पतंग उड़ाते हुए। क्या करते हैं, पतंग जब उड़ाते हैं तो एक विशेष प्रकार का थ्रेड यूज करते हैं, एक धागा यूज करते हैं, जिससे पतंग को बांध करके आसमान में खूब ऊंचे तक उड़ाते हैं। और ये जो धागा होता है, ये इसको अगर कह दिया जाए कि इस धागे को ऐसे रख दिया जाए, इतना लंबा धागा, तो आप नहीं रख पाएंगे। पूरे घर में रखेंगे तब भी वो क्या होगा, उलझ जाएगा। इसलिए बेटा जो पतंग उड़ाते हैं, उस धागे को लपेटने के लिए एक प्रकार की डिवाइस का यूज करते हैं, जैसे इसको हम घिरनी कहते हैं। और उस घिरनी पर क्या करते हैं कि
उस धागे को ऐसे लपेट करके रख लेते हैं और जब कभी पतंग उड़ाना होता है तो फिर से उसको हम चरखी को ले जाते हैं घिरनी को और पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ठीक जस्ट लाइक दैट ऐसा ही होता है सेल के अंदर। डीएनए इतना लंबा है तो सेल के अंदर कैसे रखा जाए? तो ऐसी ही सेम काइंड की विशेष प्रकार की घिरनियाँ होती हैं जिस पर डीएनए को लपेटा जाता है और लपेट करके रख लिया जाता है। जब जरूरत होती है जितने डीएनए की तो उसको ओपन कर लिया जाता है, बाकी उस पर घिरनियों पर लिपटा रहता है। अब जो ये घिरनियाँ होती हैं, वहाँ तो जो पतंग वाली घिरनी है वो तो बांस की बनाई गई थी, लेकिन जो हमारी सेल के अंदर जो घिरनी है जिसके ऊपर डीएनए को लपेटने का काम हो रहा है वो जो है एन ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर होती है। अब ये ऑक्टामर की बात करें, ऑक्टामर का मतलब बेटा जैसे एक मॉलिक्यूल के लिए हम बोलते हैं मोनोमर, 2 मॉलिक्यूल के लिए हम डाइमर बोलते हैं, 4 मॉलिक्यूल के लिए टेट्रामर, 5 मॉलिक्यूल के लिए हम पेंटामर, वैसे ही 8 मॉलिक्यूल के लिए हम ऑक्टामर यूज करते हैं। तो ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या है तो अभी हम आगे बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है। तो ये समझ में आया कि ऐसे हम डीएनए को उस पर ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन पर लपेट करके रखते हैं और यहीं से शुरू होता है न्यूक्लियोसोम मॉडल। अब न्यूक्लियोसोम मॉडल शुरू तो होता है, एक चीज़ और बता दे बेटा, जो मेटाफेज स्टेज में हमें जो क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपने आप को मैक्सिमम कंडेंस कर लेते हैं और रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देते हैं। और एक चीज़ ये डार्क स्टेन भी ले लेते हैं, पढ़ा है ना क्रोमोसोम, क्रोमा मीन्स कलर एंड सोम मीन्स बॉडी, तो डार्क स्टेन भी ले लेते हैं। यानी कि रॉड शेप और डार्क स्टेन वाले क्रोमोसोम हमें मेटाफेज स्टेज में दिखाई देते हैं। अब इन क्रोमोसोम के से ले जो है हम कोई थ्रेड निकालते हैं। इन क्रोमोसोम को मान लीजिए क्रोमोसोम है डार्क स्टेन का क्रोमोसोम है और इससे हम थ्रेड निकालते, तो जो थ्रेड निकलते हैं क्रोमोसोम के थ्रेड निकाले उनको बोला क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन को और ओपन करते हैं तो जो निकलता है, जो हमें मिलता है उसको हम सोलेनाइड बोलते हैं। एक चीज़ और, अब इस सोलेनाइड को और अगर ओपन करेंगे तो न्यूक्लियोसोम मिलेगा। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं न्यूक्लियोसोम इज द यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की यूनिट है न्यूक्लियोसोम। और एक चीज़ और, न्यूक्लियोसोम जब बात करते हैं तो ये भी बता दूं आपको, जो न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल को देने वाले 2 साइंटिस्ट थे, कार्नबर्ग और थॉमस। इन्होंने 1974 में न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया, लेकिन द टर्म न्यूक्लियोसोम वाज यूज फर्स्ट बाय विच पी ऑर्डिट। पी ऑर्डिट ने न्यूक्लियोसोम टर्म का यूज किया गया, इनके द्वारा यूज किया गया। पी ऑर्डिट, OUDIT ऑर्डिट, पी ऑर्डिट ने न्यूक्लियोसोम का इस्तेमाल किया। अब न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कैसा होता है। जब स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियोसोम में हमें एक चीज़ तो पता चला कि जो न्यूक्लियोसोम है इसमें डीएनए क्या होता है, डीएनए लिपटा होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करने के लिए एक चीज़ जब सामने आई थी कि प्रोटीन, तो हमें ये भी पता है कि क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन जो होती है 2 प्रकार की होती है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अगर हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो वो 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। अगर हम नॉन हिस्टोन की बात करें तो वो प्रोटीन होती हैं A1, A2, B, C और D। यहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात नहीं करते क्योंकि इनका कोई रोल यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर रोल है सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन। अब एक बात और बेटा, हमारे दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि क्यों, वाई ओनली हिस्टोन प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में केवल हिस्टोन प्रोटीन्स ही क्यों इन्वॉल्व होती? बिकॉज दे आर यूनिक प्रोटीन। ये एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती हैं जो बेसिक इन नेचर की होती है, बेसिक नेचर होती है। और ये बेसिक नेचर, और दूसरी चीज़ पॉजिटिव भी होती है, पॉजिटिव होती है प्लस बेसिक नेचर की होती है। और ये किसकी वजह से होता है? ये 2 प्रकार के अमीनो एसिड हैं जो बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इनकी वजह से ये बेसिक नेचर और पॉजिटिव होती हैं। कौन से अमीनो एसिड हैं? ये आर्जिनिन और लाइसिन नामक अमीनो एसिड की वजह से ऐसा होता है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होती हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। अब जो डीएनए होता है, डीएनए तो निगेटिवली चार्ज होता है। क्यों निगेटिव चार्ज होता है डीएनए? क्योंकि डीएनए के पास जो पेंटोज शुगर होती है
उसके पास तो कोई चार्ज नहीं होता है। डीएनए के पास जो नाइट्रोजनस बेस है उसके पास भी कोई चार्ज नहीं होता। तो चार्ज कहाँ होता है? चार्ज होता है फास्फेट के पास। फास्फेट के पास निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए डीएनए निगेटिव चार्ज वाले होते हैं। अब हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज वाली, डीएनए निगेटिव चार्ज वाले, तो इसीलिए तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, एफिनिटी का कारण होता है। एफिनिटी की वजह से दोनों एक दूसरे से बंधने का प्रयास करते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से एफिनिटी रखती है। अब इस फिगर को देखते हैं, जो ऑक्टामर की बात करते हैं। तो ऑक्टामर का मतलब जैसे कि हमने बनाया एक ऑक्टामर, तो ऑक्टामर जो होता है बेटा ये ऑब्लेट पार्टिकल होता है। ऑब्लेट पार्टिकल का मतलब ये पोल्स पर दबे होते हैं, ध्रुवों पर दबे होते हैं। और ये किससे बने होते हैं? मैंने बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अब ये हिस्टोन प्रोटीन कैसे अरेंज होती है? जैसे ये है, एक होती है कौन सी? H2A, दूसरी होती है H2B, तीसरी होती है H3 और ये H4। और सबके दो दो मॉलिक्यूल होते हैं, दो इसके, दो इसके, दो इसके और दो इसके। इस प्रकार से कुल 8 मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए हम इसको ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन कहते हैं, हिस्टोन का ऑक्टामर। तो ये ऐसे ये होता है। अब अगर क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि कौन सी हिस्टोन प्रोटीन है जो ऑक्टामर का पार्ट नहीं है, तो फिगर में देख लीजिए, H2A है, H2B है, H3 है और H4 है। सिर्फ H1 ऐसी हिस्टोन प्रोटीन है जो ऑक्टामर का पार्ट नहीं है। एग्जाम का क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो बहुत देर से आप इंतजार करते कि सर ने बोर्ड पर क्या बना रखा है, तो बोर्ड पर जो न्यूक्लियोसोम का मॉडल है अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से हिस्टोन प्रोटीन के साथ में डीएनए मिलकर के एक न्यूक्लियोसोम मॉडल बना देता है। क्या होता है इसके अंदर? जो ऑक्टामर होता है वो इसका इनर कोर होता है, जिसके ऊपर डीएनए लिपटा होता है। एक ऑक्टामर ये है, फिर देखिए डीएनए इसके ऊपर लिपटा हुआ है और फिर डीएनए लिपटा हुआ ऑक्टामर पर, फिर डीएनए लिपटा हुआ है। इसको हम ऐसे देख लेते हैं, ये जो ऑक्टामर है इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर होता है। ये हिस्टोन प्रोटीन का ये ऑक्टामर है जिस पर डीएनए लिपटा होता है। और एक चीज और जो विशेष है, जो डीएनए ऑक्टामर के ऊपर लिपटा होता है बेटा, एक डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो 1.75 टर्न लेता है एक ऑक्टामर पर। 1.75 का मतलब एक टर्न तो पूरा और दूसरा टर्न जो है वो कम रह जाता है। इसको हम 1/3/4 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 1.75 टर्न लेता है। ये देखिए ऑक्टामर पर 1.75 टर्न लिया इसने और फिर ये बाहर निकल गया। बाहर निकल करके फिर ये इस पर लिपट गया। जब ये बाहर निकलता है तो बेटा ये 30 डिग्री एंगल से बाहर निकलता है। 30 डिग्री एंगल से बाहर निकल करके ये फिर से इस पर लिपट जाता है। तो ये दो बातें ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम है ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्लस डीएनए। इसको हमने बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। ये पूरा न्यूक्लियोसोम नहीं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये न्यूक्लियोसोम, ऑक्टामर डीएनए, ये ऑक्टामर डीएनए, ऑक्टामर और डीएनए, तो ये बराबर बराबर हिस्से हैं। तो ये न्यूक्लियोसोम, इसका मतलब न्यूक्लियोसोम में क्या होता है कि ऑक्टामर प्लस डीएनए दोनों चीज मिलकर के हाँ बना देते हैं न्यूक्लियोसोम। एक चीज यानी ये जो यूनिट होती है रिपीटेटिव, एक के बाद एक के बाद एक करके ऐसे आते रहती है। एक चीज और बता दें कि हाउ मच डीएनए कितना लंबा होता है, डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं। तो एक चीज और है कि डीएनए में 200 बेस पेयर होते हैं। डीएनए इज 200 बेस पेयर लॉन्ग। एक न्यूक्लियोसोम का जो डीएनए होता है, एक न्यूक्लियोसोम के डीएनए की बात करते हैं, एक न्यूक्लियोसोम के जो डीएनए है उसमें 200 बेस पेयर होते हैं। और इन 200 बेस पेयर में से 146 बेस पेयर जो होते हैं बेटा ये ऑक्टामर पर लिपटे होते हैं। मतलब एक न्यूक्लियोसोम के डीएनए में 200 बेस पेयर होते हैं। इन 200 बेस पेयर में से 146 बेस पेयर जो होते हैं वो ऑक्टामर पर ही लिपटे होते हैं। तो और एक चीज, जब दो न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है और ये न्यूक्लियोसोम है, दोनों न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? देखिए फिगर में, जोड़ने का काम डीएनए कर रहा है। तो दोनों के बीच का लिंक है, इसीलिए इस जोड़ने वाले इस डीएनए को हम लिंकर डीएनए भी कहते हैं, है ना।
लिंकर डीएनए कहते हैं, और दो न्यूक्लियोसोम के बीच की स्पेस को भी मेंटेन करता है, इसीलिए हम इस डीएनए का एक नाम और स्पेसर डीएनए भी कहते हैं, इनको स्पेसर डीएनए भी कहते हैं और लिंकर डीएनए कहते हैं। एनसीईआरटी में एक डायग्राम और बना है, एनसीईआरटी में एक डायग्राम ऐसा बना है, मैं बनाता हूं, देखो ये ऐसे, ये ऑक्टावर है और ऑक्टावर के ऊपर ये डीएनए लिपटा हुआ है, ये डीएनए आया, ये देखिए ये डीएनए आया, ऐसे लिपट के ऐसे चला गया, और ये डीएनए आया ऐसे चला गया, और यहाँ पर ये जो ऐसे बना रखा है ये क्या है, ये है H1 प्रोटीन। तो जो H1 प्रोटीन है वो H1 प्रोटीन यहाँ पर क्या काम करती है, ये लिंकर डीएनए पर पाई जाती है और इसको और कंडेंस करने का काम करती है। जब दो न्यूक्लियोसोम पास पास आ जाते हैं तो इसको पास पास करने का काम जो होता है वो H1 प्रोटीन करती है। हाँ तो बेटा ये जो बता रहा था कि जो एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, जो H1 हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये क्या करती है, न्यूक्लियोसोम को और कंडेंस करती है। तो जो ये न्यूक्लियोसोम है इसको हम बोलते हैं कि प्राइमरी डिग्री ऑफ कॉइलिंग। जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम मॉडल शोज प्राइमरी डिग्री ऑफ कॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम। जब हमें न्यूक्लियोसोम को और कंडेंस करना होता है तो हम किसकी मदद लेते हैं, H1 हिस्टोन की मदद से न्यूक्लियोसोम को और कंडेंस कर लिया जाता है। और जब न्यूक्लियोसोम कंडेंस हो जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम सोलेनॉइड कहते हैं, और सोलेनॉइड के एक टर्न में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं, मतलब 6 न्यूक्लियोसोम जब मिलकर के एक सोलेनॉइड बनाते थे। और जो ये सोलेनॉइड होता है न्यूक्लियोसोम, एक टर्म में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। इस सोलेनॉइड को बताने वाले क्लग और फिंच साइंटिस्ट थे, क्लग और फिंच ने इसको बताया। इसको हम सेकेंड डिग्री ऑफ कॉइलिंग क्रोमोसोम की कहते हैं। जो सोलेनॉइड बनता है ये सेकेंड डिग्री ऑफ कॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम है। इसके बाद जब हमें क्रोमोसोम में कन्वर्ट करना होता है तो और क्या करते हैं, और इसकी कॉइलिंग करी जाती है तो सुपर सोलेनॉइड बनता है। और सुपर सोलेनॉइड का जो डायमीटर होता है बेटा, ये पूछा गया है एग्जाम में एक बार, सुपर सोलेनॉइड का जो डायमीटर होता है वो 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। और अगर इसको नैनोमीटर में बात करें तो ये 200 से 400 नैनोमीटर होता है। तो इस प्रकार से ये जो सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड बना। फिर एक चीज़ और, ये सब जो देखा गया ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से देखा गया, और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखने वाले जो साइंटिस्ट थे वुडकॉक थे। और वुडकॉक ने देखा कि ये जो है एक धागे पर मोती के समान संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जिसको उन्होंने बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग किसको कहते हैं, तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग यही है। और इसको देखने वाले जो साइंटिस्ट थे वुडकॉक। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और इससे पहले कि ये डायग्राम अगर बोर्ड पर नहीं बना है तो मैं फिर से इसका एक स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ, उसको आप ले लीजिए। तो बेटा वो स्क्रीनशॉट लिया और उसके साथ कुछ पॉइंट्स ये भी देखे होंगे, मैं इनको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। जैसे न्यूक्लियोसोम मॉडल को दिया था कार्लबर्ग एंड थॉमस ने, एक 1974 में दिया था बेटा। और न्यूक्लियोसोम टर्म दिया था पी ऑडिट ने। डायमीटर ऑफ ऑक्टावर का जो होता है वो 110 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसकी हाइट 55 एंगस्ट्रॉम होती है। एक चीज़ और बताना रह गया था कि H1 हिस्टोन्स को बेटा लिंकर हिस्टोन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का डायमीटर 30 नैनोमीटर होता है, या इसको 300 एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के। एक चीज बेटा और क्वेश्चन हो सकता आ जाए कि जो क्रोमोसोम की प्राइमरी, सेकेंडरी, जिसमें से टर्सरी डिग्री ऑफ कॉइलिंग थी सुपर सोलेनॉइड वाली, उसको देने वाले साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। बेटा आगे क्वेश्चन पूछते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।